नमस्कार, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। आप सबका जो मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ हृदय से। और वंदना जी बताएं मुझे कि मुझे कब शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि लोग जुड़ते जाएंगे और हमें बात शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आज के इस संवाद का आयोजन करने वाले अटूट बंधन साहित्य संवाद के आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। आभार उनका कि आपने एक अवसर प्रदान दिया कश्मीर आख्यान से वर्तमान तक इस पर अपनी राय रखने का। मैं कोई अधिकारी विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मेरा अध्ययन है, अनुभव है, उस भूमि का अनुभव है, वहां का मूलवासी होने का अनुभव है। मेरे पीछे हजारों वर्ष की एक परंपरा है, एक सांस्कृतिक निरंतरता है, इतिहास की निरंतरता है, साहित्य की निरंतरता है। इन सब निरंतरताओं के परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले आप सबसे मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि चूंकि विषय जिस तरह से फैला हुआ है और मैं अपनी बात पहले रखूँगा और मैं आप सब मित्रों के प्रश्न, जिज्ञासाएं, सुझाव इनको लूँगा। मुझे जो लगता है, जो मेरा अनुभव है, अगर शुरू में ही हम प्रश्नोत्तरी में लगे तो एक तो विषयांतर होने का भय रहेगा और फिर वापस उस विषय पर लौटने का जो एक शिल्प होता है वक्ताओं में, वो शायद मुझ में भी है, लेकिन हो सकता है नहीं भी कर पाऊँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से विषय है आख्यान से पूरा यानी वर्तमान तक, इसमें हम कश्मीर, इतिहास, उसके लोग, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, भाषा और लोगों के विश्वास, परंपराएं, इनसे होते हुए इतिहास से यात्रा करते हुए वर्तमान तक आएंगे। और मैं आप सबके लिए चाहूँगा, चूंकि मैं निर्वासन में हूँ और मैं अकेला निर्वासन में नहीं हूँ, कश्मीर के लाखों लाख कश्मीर के मूल निवासी, जिनको कश्मीरी में कश्मीरी भट्ट कहते हैं, कुछ लोग कश्मीरी हिंदू कहते हैं और बहुत सारे अधिकांश लोग कश्मीरी पंडित कहते हैं। और ये कश्मीरी पंडित, आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि एक सम्मान सूचक, एक ऑनरिफिक है, सम्मान सूचक एक पद है जो विश्व ने हमको दिया है, उनकी विद्वत्ता के लिए, उनकी मनीषा के लिए, उनके दाय के लिए। और तब से हम ये कश्मीरी पंडित
पद नाम से चिन्हित होते हैं। इसमें कोई दंभ नहीं है, कोई श्रेष्ठता बोध नहीं है, लेकिन ये परंपरा है। लेकिन मूल रूप हम आपस बोलते हो, कश्मीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम एक दूसरे को भट्ट कहकर ही पुकारते हैं। जैसे भट्ट आपके गुजरात में है, भट्ट आपके उत्तराखंड में है और अन्य अन्य जगहों पे है, वैसे ही भट्ट कश्मीरी पंडित भी होते हैं। और ऐसे कश्मीरी पंडित जो हजारों साल से कश्मीर में निरंतर आए, वो आज वहां नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ छोड़ करके, कुछ 100 परिवार छोड़ करके सब के सब 90 में उनको निकलना पड़ा। ये जलावतनी थी, ये निर्वासन था, इसे आप कुछ लोग माइग्रेशन कहते हैं, कुछ भी कहिए, उस पर मैं बात करूंगा। मुझे लगता है ये 30वां वर्ष है, तो मैं बात यहां से शुरू करता हूं। आख्यान से वर्तमान तक के लिए मैं बैठा हूं आपके साथ बात करने के लिए। मुझे लगता है मैं वर्तमान से आख्यान तक जाना ठीक समझता हूं। मित्रों, आज 30 वर्ष हुए हैं और ऐसे में कश्मीर को, जो मेरी मातृभूमि है, लाखों कश्मीरी भट्टों की, पंडितों की मातृभूमि है, उसको विस्थापन में, जलावतनी में याद करना, ये अलग अनुभव, ये अलग विभीषिका, ये अलग त्रासदी होती है, जिसे शायद वही लोग जान सकते हैं जो इस पीड़ा से गुजरते हैं या गुजरे हैं। जैसे तिब्बती हमारे देश में है, वही जानते हैं तिब्बत की याद क्या होती है। जैसे और भी कई कई रिफ्यूजीज हमारे यहाँ हैं, और आप अपने ही देश में शरणार्थी हैं, और 30 वर्षों से आप कश्मीर वापस स्थायी रूप से रहने के लिए जैसे रहा करते थे, आपके पास कोई गुंजाइश, कोई अवसर, कोई सुविधा नहीं रही 30 साल में। यह दुखद है। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय धर्मनिरपेक्ष देश घोषित है, उसमें धर्म के आधार पर एक समुदाय विशेष को बाहर कर दिया जाए, और संसार चुप रहे। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के हामी, समर्थक, अनुयायी, अनुरागी सब चुप रहे, चुप रहे भी। और ये कितना बड़ा आघात और कितना बड़ा विश्वासघात रहा होगा उन लोगों के लिए। यहां मैं ये बताना चाहता हूं, जो लोग 19 जनवरी की रात जो हमारी है, 1990 की रात, वो इतिहास में भी दर्ज हुई है, साहित्य में दर्ज है, स्मृतियों में है, हमारे डीएनए में है, हमारे सपनों में वो रात आती है आज भी, और हर वर्ष आती है। ये सारे आंकड़े हैं और ये सारी संवेदनाएं आपको हमारे साहित्य में भी मिलेंगी। लेकिन यो एक रवैया रहा इस देश के बुद्धिजीवियों का, जो रवैया रहा इस देश के लेखकों का, कलाकारों का, मानवाधिकारवादियों का, रोज रोज धरना जुलूस करने वालों का। वो केदारनाथ सिंह की एक पंक्ति है ना, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा। वो सारे चुप्पी जिन्होंने ओढ़ी, क्यों ओढ़ी चुप्पी, उसका कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। क्या कश्मीरी जितने भी विस्थापित आए, ये सब आरएसएस वाले थे? क्या ये सब संघी लोग, भाजपाई थे इसलिए आप चुप रहे? क्या ये सच नहीं कि इनमें कांग्रेसी भी थे? अधिकांश कश्मीरियों को नेहरूवादी कांग्रेसी समझा जाता था, जो कि थे भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे कश्मीरी पंडित।
समाजवादी थे कश्मीरी पंडित, रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे कश्मीरी पंडित, वामपंथी थे कश्मीरी पंडित। जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको पता न हो वो सुन लें। कश्मीर में 40 और 50 के दशक में कला में, साहित्य में वाम चेतना, वाम पंथ, वाम विचारधारा का प्रवेश कराने वाले कौन थे? हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। आपने एन रैना का, प्रोफेसर एन रैना का नाम सुना होगा। वो पितामह हैं मार्क्सवाद के, कश्मीर में थे, जिन्हें पंडित नेहरू ने कहा था कि तुम मेरे सचिव बनो, और इस बात पर कि कहा था कि नेहरू एक नौसिखिया समाजवादी है। नेहरू इज ए हाफ बेक्ड सोशलिस्ट। मैं इसका सचिव क्या बनूं? कलाओं में पंडित त्रिलोक कौल, जो बेंद्रे के छात्र रहे, उन्होंने चित्रकारी में वाम चेतना का प्रवेश कराया, परिचय कराया। मैं कितने नाम गिनाऊं आपको? बंसी पारिमू जैसा चित्रकार जो CPIML का बंदा था। एक हमारे वकील कन्हैयालाल कौल थे, जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी थे और कश्मीर के पाकिस्तान में विलय होने के समर्थक भी थे। सब राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग, किसी को नहीं कर दिए गए, रातों रात भगा दिए गए। धमकी पत्र, अपहरण, मारकाट, आगजनी, हत्याएं, चुन चुनकर हत्याएं और लड़कियों का अपहरण, उनके साथ सामूहिक बलात्कार और जिंदा आरे पर चीरना। मेरी एक एक बात को आप परख लें। मैं सब प्रमाण बोलता हूं, प्रमाण देने की बात कर रहा हूं आपसे। किसी से पूछें प्राणा गंजू के साथ क्या हुआ था, बांडीपुरा की गिरजा टिक्को के साथ क्या हुआ था, गिरजा रैना के साथ क्या हुआ था, सरला भट्ट के साथ क्या हुआ था, अरे मेरी अपनी अग्निशेखर की चाची के साथ क्या हुआ था, जो डॉक्टर थी, जिंदा जलाई गई क्योंकि उसने कश्मीर छोड़ना नहीं माना। एक 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 कर 1000 के आसपास चुन चुन कर कश्मीरी समाज में से, भट्टों के समाज में से लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वकील, न्यायविद चुन चुन कर मारे गए। क्या वो सभी संगी थे? क्या वो भाजपाई थे? क्या सब जो लोग ये बहाना बनाते हैं ना, कश्मीरी पंडित जी झूठ बोलते हैं, ये बड़े प्रतिक्रियावादी हो गए हैं, ये वो वादी हो गए, ये वादी हो गए, उनसे मैं संबोधित हूं। काटे मेरी एक बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 90 में जो विस्थापन कोई समुचित शब्द नहीं है, विस्थापन कोई भी विस्थापित हो सकता है। नौकरी के चलते, आर्थिक बाध्यताओं के चलते, विकास के चलते, आगजनी, तूफान और प्राकृतिक आपदा के चलते विस्थापन होते रहते हैं। लेकिन हमारा विस्थापन उस तरह का विस्थापन नहीं था। इसके पीछे एक राजनीति थी, एक एजेंडा था। और इसके पीछे भारत सरकार की नालायकी थी, या एक तरह से कहना चाहिए कि एक निष्क्रिय, एक चुप चुप सहकार था। इस तरह हमारे घर, हमारे खेत, हमारे गांव, हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले, हमारे यार, हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी, अनार के पेड़, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारी बर्फ, हमारे मौसम, हमारी ऋतुएं सब छीन ली गई हमसे, और जान के लाले पड़े। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको भागना पड़ा। 19 जनवरी 1990 की रात
से पूछिए, आप में से अधिकांश लोग अब तो जानते। जब पूरी कश्मीर की घाटी में गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, गली मोहल्ले, चौक चौराहे, हर जगह से भोंपू बजने लगे, ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यहां क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत वालों जान लो, कश्मीर तुम्हारी मौत है। ऐसा माहौल नारू में गूंजा। कश्मीर एकदम बदलता दिखा। एकदम क्या हो गया, ये विश्वास नहीं किया किसी ने। मैं इस तरह कहूं कि अपने घनिष्ठ और आत्मीय मित्र से डरने लगे, खौफ खाने लगे, तो वो स्थिति क्या रही होगी। भले ही वो मित्र वैसा ना रहा हो, उसके मन में आपके लिए कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन अगर डर ऐसा आ जाए और फिर आपका जम्मू और दिल्ली और कैंपों में पहुंचकर आपके बारे में झूठ शुरू हो जाए, झूठ की एक इंडस्ट्री, झूठ का एक कारखाना चल पड़े कि कश्मीरी पंडित झूठ बोलते हैं, इनके साथ क्या किया किसी ने। ये तो जगमोहन ने, जो उस समय के गवर्नर थे, उसने निकाला इनको। एक जगमोहन थियरी, एक नैरेटिव खड़ा किया गया जो निराधार और अविश्वसनीय, निराधार था। तारिक अल सफा, उस समय के चट्टान, ये आफताब इत्यादि जो अखबार थे, उसमें अलसफा में देखिए पैलेट लाइन थी, जो मुख्य लाइन होती है ना, कश्मीरी पंडितों 48 घंटों के अंदर अंदर वादिये कश्मीर छोड़ के चले जाओ, वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये आतंकवादी गुटों की धमकियां, ये कौन से जगमोहन ने की थी। नहीं, जगमोहन का सिक्का, खोटा सिक्का ज्यादा देर चला नहीं, सांच को आंच क्या, लेकिन वो बजाते रहे डफली इसकी, क्योंकि ये डफली पाकिस्तान में बजी, फिर कश्मीर में बजी, और कोरस जो होता है ना, समूह गान एक गाय के पीछे, वो दिल्ली की सड़कों पर हुआ। मोहन जगमोहन हमारे एक बड़े कवि ने, आप जानते हैं, नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा, हिंदी के कवि हैं और मेरे प्रिय कवियों में रहे हैं भी। जब ऐसा कवि एक झूठ कहे, अभी 2 साल पहले उन्हें झूठ कहा फेसबुक पे, जबकि वो मेरे घर आए थे, उनके साथ 2 अन्य कवि थे हिंदी के। उन्हें कहा था मैं कश्मीर गया था, वहां मैंने देखा जगमोहन ने फौज की गाड़ियों में कश्मीरियों को भर भर कर, ठूंस ठूंस कर वो निकाल चुका था, जबकि वस्तु सत्य यह था वो अग्निशेखर के घर आया था, मेरे मोहल्ले सथु बरबरशाह में आया था, और 2 अन्य कवि थे उनके साथ। जब मैंने देखा ये झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा कवि, इसको क्या हो गया, ये मेरा प्रिय कवि है, तब मुझे लगा कि सच्चे कवि जरूरी नहीं है कि अच्छे कवि, और हो सकता है अच्छे कवि उतने ज्यादा अच्छे, सच्चे कवि अच्छे कवि ना हो, लेकिन मैंने देखा, अनुभव से कह रहा हूं, एक्सरे की तरह देखा आर पार लोगों को, जो चिट्ठियों में कुछ थे, कश्मीर आकर हमारे साथ कुछ थे, हमारे शरणार्थी जीवन में आकर कुछ और हो गए, चेहरे बदल गए, ओढ़ लिए, चेहरे ओढ़ लिए। इतना ज्यादा सच था कि उसको वो झूठ मान रहे थे, उससे उनके समीकरण बिगड़ रहे थे, राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे थे। कबीर की बहुत बात करते हैं ये लोग, लेकिन कबीर ने एक तरफावाद को प्रश्रय नहीं दिया। कबीर के हाथ में जो लुकाठा था, जो लुकाठी थी, उसने मुल्ला और पंडित दोनों को फटकार सुनाई। वो एक को फटकार और दूसरे पर चुप नहीं रहा। अरे हम वो लोग हैं जिनके पीछे ललद्यद हैं,
14वीं शताब्दी की महान संत कवयित्री और कबीर से भी पहले हुई हैं। और उसने दूध जो अपना पिलाया नुंद ऋषि को, जिसको शेखुल आलम कहते हैं, नूरुद्दीन नूरानी, अपनी विरासत पिलाई। और उस विरासत के बाद उस नुंद ऋषि शेख नूरुद्दीन नूरानी ने अपनी कविता में कहा, कृतज्ञता प्रकट की ललित के प्रति, मां थी तस पदमान पोरिच लले, ये अमृत गले पिबो। मैं प्रणाम करता हूं उस पदमानपुर, यानी आज का पामपोर पुलवामा में है, आज के पामपुर में तब पदमानपुर था, पदमानपुर के उस लल्ला को मैं प्रणाम करता हूं जिसने अमृत घूंट घूंट पिया, जिसने, जो हमारी अवतार है। अब ध्यान दीजिए, एक मुस्लिम ऋषि कवि कहता है अवतार, स्वसैन अवतार लले त्युथ वर मितिदित दिवो, ऐसा वरदान मुझे भी दे हे देव। ये मेरी परंपरा है। मेरी परंपरा में अब्दुल अहद आजाद है कवि, मेरी पृष्ठभूमि में शम्स फकीर जैसा कवि है। ये सूफी कवि हैं, शैव बोलते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। अरे हमारी पृष्ठभूमि में स्वच्छ कराल जैसा ऋषि कवि है। कई गिनाए जा सकते हैं। मेरी पृष्ठभूमि में आधुनिक कश्मीरी कविता जब शुरू हुई, तब महजूर के साथ साथ दीनानाथ नादिम से के साथ साथ अब्दुल अहद आजाद हुए। उन्होंने कहा अपनी कविता में, कहा कि गीताई क्या खता कुर वंतम कुरान वाले, ये कुरान वाले मुझे जरा बता, इन गीता वालों ने क्या खता की है। ये अब्दुल अहद आजाद थे, कोई संघीय प्रतिक्रियावादी हिंदुत्ववादी वगैरह वगैरह नहीं थे, मानवतावादी थे। ये परंपरा है अग्निशेखर की। लाख तुम बदनाम करो, लाख कन्नी काटो मेरे दोस्तों से, मेरे साहित्यकार वासन में साहित्य लिखा, जिस पर मैं बात करूंगा। मैं कह रहा था आपसे कि हुआ क्या कश्मीर में। एक आपको याद होगा कि जब एक भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त से लिखवाया था फिलॉसफी ऑफ बम, जो महात्मा गांधी जी ने कल्ट ऑफ बम लिखा था। एक तरह से निंदित किया था, ये आतंकवादी हैं, ये कल्ट चलाते हैं। तो शहीद आजम भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त से कहा था इसका जवाब दो। तो उन्होंने लिखा था फिलॉसफी ऑफ बम, यानी बम का दर्शन। हर क्रांति के पीछे एक दर्शन होता है, और हर तहरीक के, चाहे वो देश विरोधी हो, उसके पीछे भी एक दर्शन होता है। और उस दर्शन को प्रचारित प्रसारित किया जाता है। शेर मोहम्मद अब्दुल्ला, जो इतनी टॉवरिंग पर्सनैलिटी कश्मीर की हुई राजनीति की, उनकी आत्मकथा का नाम है आतिशे चिनार। उस आतिशे चिनार में ये संदिग्ध है, हम जानते हैं किन से लिखवाई उन्होंने, और वो कश्मीरी साहित्य के आलोचना के एक शिखर पुरुष जाने जाते हैं, उनसे लिखवाई। नाम शेख अब्दुल्ला का है, तो कंजेंट तो उनका है ही। शेख अब्दुल्ला ने उस आतिशे चिनार में कहा, ये जो ये कश्मीरी पंडित हैं, इन्होंने कभी किसी राष्ट्रवादी आंदोलन का साथ नहीं दिया कश्मीर में। अब पूछा जाए कि राष्ट्रवादी आंदोलन कश्मीर के कहने से उसका तात्पर्य क्या था, क्या थे राष्ट्रवादी आंदोलन। ये लोग कश्मीर में भारत के जासूस हैं। यह आत्मकथा में लिखा है, आतिशे चिनार में।
अब मुझे बताइए कि क्या अपने ही देश में अपने ही देश के लोग जासूस हो सकते हैं अपने ही देश के लिए? क्या एम्बेसडर्स हो सकते हैं आप अपने ही देश में अपने ही देश का? राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं। तो ऐसी पुस्तक को साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया, जीवनी को, जिसमें साफ साफ अलगाववाद था। अब जब उसको पुरस्कृत किया, अब कश्मीर का एक बच्चा, नौजवान बच्चा, अगर मान लीजिए ये किताब पढ़ता है और उसके दिमाग में शेख, अंतिम है उसका वाक्य कि कश्मीरी पंडितों ने कभी कश्मीर की किसी नेशनलिस्ट पार्टी मूवमेंट का साथ नहीं दिया, ये लोग हिंदुस्तान के एजेंट थे, ये लोग फिफ्थ कॉलमिस्ट थे, तिकड़मबाज थे, जैसे भी जो, और उसके हाथ में पाकिस्तान ने बंदूक थमा दी। अब वो मेरे पास आता है, एक हाथ में आतिश चिनार है जिसे राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है, यानी भारत सरकार की मोहर है, उस पर एंडोर्समेंट है, और दूसरे हाथ में गन है, कैलाशनिकोव है, AK-47 है, 56 है। वो मुझे मारता है। मैं दोषी किसे मानूं? इस लड़के को जिसके हाथ में बंदूक है, या इसके पीछे जिसने दर्शन बनाया, इस दर्शन, और उस दर्शन को जो मुहर भारत सरकार ने लगाई, तो बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान समर्थित तो है ही, क्या यह भारत सरकार पोषित आतंकवाद नहीं है? क्यों? क्योंकि पिछले 90 तक जो राजनीति कश्मीर में रही, उसने क्या किया? उसने मुस्लिम कट्टरतावाद को प्रकारांतर से पोषित करते, उसके माध्यम से कश्मीर में भारत के साथ एकात्मता की कल्पना की। उसके माध्यम से, कम्युनल मूवमेंट्स के माध्यम से सेक्युलरिज्म को बचाने, बनाए और पोषित करने के माध्यम की जो सिरे से गलत नीति साबित हुई। तो एक जिहाद चला कश्मीर में, जिहाद है, नाम है कि विलय के समय जो भी है वो अलग विषय है। पाकिस्तान ने समर्थन किया, हथियार आए, प्रशिक्षित होकर लोग आए, यहां से लड़के गए, ले जाया गया, जाने दिया गया, ये हम देख रहे थे चुप। यहां तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू में यह स्वीकार किया और कहा कि मैंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 200 से ज्यादा लड़कों को सीमा पार प्रशिक्षण के लिए भेजा। अब आपका सारा तंत्र इसके साथ मिला हुआ था, आपका विघटन इस कदर था, आपके विचार लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे, और हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती जा रही थी, मारी जा रही थी। हमारी बहनें, उनकी छातियां काटकर उनको नदी में डुबो दिया जाता था, जैसे प्राणा गंजू सोपोर की। अध्यापिकाओं का अपहरण करके उनको फिर गैंग रेप के बाद जिंदा 2 फाड़ आरा चौपाल पर काटा जाता था, जैसे गिरजा रैना कुपवारा में। मेरे मित्र की भाभी थी और मेरी भी भाभी ही थी, मैंने उनके हाथ से उनके घर का चाय पी है। सरला भट्ट इंस्टीट्यूट में, अरे एबडक्ट किए जाने से पहले उस पर दोष लगा के ये जासूसी करती है वगैरह, तो उसने कहते हैं कि एक आतंकवादी को अपनी रगों से खून निकाल कर दिया था, उसको एबडक्ट किया और 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसकी मथी हुई लाश सड़क पर मिलती है। आप क्या करते? धमकियां आई, मेरे घर में खुद एक धमकी पत्र आया, सबके घरों में धमकियां आती। मेरा दोष ये था कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर, जिसको अब आकाशवाणी श्रीनगर कहते हैं, उस पर मेरी लोक वार्ता पर, भारतीय कश्मीरी परंपराओं पे जो मैंने काम किया है, लोक परंपरा पे, उसके समाजशास्त्र पे मेरा काम है,
उस पे मेरी एक सिलसिलेवार वार्ता आती थी, और वार्ता में चूंकि आप परंपराओं की बात करते हैं, भारतीय संदर्भ आएंगे, भारतीय रूपक आते हैं, मिथ आते हैं, पुराख्यान उनका उल्लेख आता है, तो मेरा दोष ये था। रेडियो के उस समय के मैं बात कर रहा हूं कि आप चेक करिए, ड्यूटी ऑफिसर को फोन गए, आकाशवाणी श्रीनगर के केंद्र के जो निदेशक थे उसको पत्र गया, मेरे घर आए मारने। उस धमकी पत्र में लिखा था, अग्निशेखर तुम हिंदी में लिखते हो, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी काफिरों की भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है, जैसे भी जो भी है। वो पत्र छपा है, वो गवर्नर जगमोहन की अंग्रेजी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस में छपा है। तो आप क्या करते? बहू बेटियों को उठाया, भागे, घर बार वहीं छोड़ा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहता हूं, मेरी कम से कम 2800 से ज्यादा मेरी किताबें थी, वहां पुस्तकें थी, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। मेरे पास प्रमाण पत्र भी साथ नहीं है आज तक। मैं आपको जन्म तिथि अपनी प्रमाणित नहीं कर सकता हूं। मैं आपको यह नहीं कह सकता हूं कि मैंने मैट्रिक के बाद पीएचडी तक की है। मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ छूट गया भाई। डायरियां छूट गई, किताबें छूट गई, लेखन छूट गया, सब कुछ, प्रकाश तपकाश सब कुछ छूट गया। बहुमूल्य पत्र, जिसमें अमृता नागर के पत्र, अज्ञेय जी के पत्र, नामवर सिंह के पत्र, केदारनाथ सिंह के पत्र, विजयदान देथा के पत्र, तमाम ज्ञान रंजन के पत्र, इन सब लोगों के पत्र मेरे पास थे। बहुमूल्य निधि थी, सब छूट गई। मेरा कश्मीर यही सब तो था। और इसीलिए हमारी नदी जब छूटती है तो हमने मेरे एक संग्रह का नाम दिया, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। अब क्या करते शरणार्थी जीवन अपने ही देश में जीने को अभिशप्त हुए सब तरह के लोग। और हमारे बारे में वो जो मैंने कहा ना, झूठ की इंडस्ट्री चली, हमारे पास कोई नहीं आया। एक साहित्यकार का नाम बताइए, इसमें कई हमारे मित्र हैं, जिसने मुंह खोला हो लाखों कश्मीरी पंडितों की जलावतनी और तबाही पर, उनके जिनोसाइड पर, उनके एग्जॉस्ट उसकी एक पंक्ति तक नहीं लिखी। जबकि चलन था हिंदी में मेरे समकालीनों में कि पत्रिकाओं के विशेषांक तक छपाए जाते थे। आप बाबरी मस्जिद के दिनों की बात देखिए ना, कितने कितने विशेषांक छपे, कितना शोर शराबा हुआ, कितनी कंडेमनेशन हुई। और 1984 में सिखों के नरसंहार पर किसी ने मुंह नहीं खोला। इसी तरह हमारे बारे में भी नहीं खोला। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था मेरे लिए, हम सब के लिए, मेरे जैसे मेरे मित्रों के लिए, जो कवि मित्र मेरे हैं, महाराज कृष्ण संतोषी हैं, महाराज कृष्ण शाह है, क्षमा कौल हैं, घोषित मार्क्सवादी डॉक्टर संजना कौल हैं, कथाकार, दिलीप कुमार कौल हैं, डॉक्टर रतनलाल शांत, मोहन निराश, हरिकृष्ण कौल जो जेएनयू में पढ़ाते रहे, मार्क्सवादी थे। इन सब लोगों का इतना भयंकर मोहभंग हुआ। ये लोग कोई संगी वंगी नहीं थे। ये फैशन है, किसी आपको हमारी बात चुभेगी और आप अभी कह देंगे प्रतिक्रियावादी है, ये संगी है, हिंदुत्ववादी है, पता नहीं क्या क्या वादी है। अरे हम सच के साथ हैं और हम इस सच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुमको प्रसन्न रखने के लिए अपने सच के साथ समझौता नहीं करूंगा। वो हम में से किस किया, आप देखिए निर्वासन साहित्य, उस पर बात करूंगा मैं। तो इस तरह जो एक वहां जनसंहार चला, जिनोसाइड चला, और उस जिनोसाइड को 30 साल की तक उस समय के प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक, नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री होने तक के इस कालखंड में किसी ने अभी भी जिनोसाइड को स्वीकार नहीं किया। अभी भी क्या क्या शब्दावलियां दी गई आपको, ये जी माइग्रेंट है, यानी विस्थापित है। हिंदी में बहुत आराम से विस्थापित कहा जाता है, जबकि हम विस्थापित नहीं है, ये निष्कासन है, निष्कासित हैं आप। एक्सोडस है, एक्साइल है, जो एक नया भावबोध, नई वस्तुस्थिति है हिंदी में। मुझे बताइए, जब हम 90 से पहले साहित्य में
विस्थापन की बात जब उल्लेख होता था तो क्या करते थे उल्लेख? देशज उल्लेख कोई नहीं था। हम यहूदी साहित्य वस्तु सत्य से बात करते थे। आप यहूदा अमीखाई को कोट कर सकते थे। लेकिन प्रश्न यह भी है, 1947 में जब देश विभाजन हुआ हमारे यहां, एक देश 3 टुकड़ों में बट गया, 10 से 30 लाख लोग मारे गए। करोड़ों लोग विस्थापित हुए, इधर से उधर, इस पार और उस पार। साहित्य है हमारे पास। इन्ने गिने उपन्यास आपके पास हैं। हिंदी में तो खासकर, वो भी पंजाबी मूल के हिंदी लेखक हैं। आप यशपाल का नाम लेंगे, मोहन राकेश का नाम लेंगे, आप भीष्म साहनी का नाम लेंगे, उपेंद्रनाथ अश्क का नाम लेंगे, आप अमृता प्रीतम से लेकर के कईयों के और कई के नाम लीजिए, नरेंद्र मोहन जी का नाम लीजिए। ये सब पंजाबी पृष्ठभूमि के हिंदी लेखक हैं। तो हिंदी में एक सन्नाटा क्यों है? इसकी ओर मुझे भी ध्यान नहीं था 90 तक। ये ध्यान मुझे अपने सन्नाटे, अपने प्रति जो चुप्पी थी उसको लेकर के प्रश्न खड़े हुए, जिसे निर्मल वर्मा ने लिखा, चुनी हुई चुप्पियां। उन चुनी हुई चुप्पियों के चुनाव के पीछे क्या है, वो जानने की जिज्ञासा है। मित्रों, ऐसे में एक साहित्य हमने स्वयं लिखा। ये खाली अगर महाराष्ट्र संतोषी, क्षमा कौल, संजना कौल, रतनलाल शांत, हरिकृष्ण कौल और इन 5-10 लोगों ने नहीं लिखा। इसमें दर्जनों कश्मीरी कवि हैं जो कश्मीरी में लिखते थे। इसमें दर्जनों उर्दू के कवि हैं। इसमें दर्जनों अंग्रेजी के कवि हैं जो विस्थापित हुए, जो शरणार्थी कैंपों में रहे। अब वो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फिल्मी तराने लिखेंगे क्या? मैं तो इससे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने लिखेंगे क्या? छतरी न खोल उड़ जाएगी, ऐसा लिखेंगे क्या? जब हमारे बारे में कोई मुंह नहीं खोल रहा, कोई लिख नहीं रहा, कह नहीं रहा, मत कहने दीजिए, मत खोलने दीजिए, मत करने दीजिए, हम स्वयं लिखेंगे। और ये स्वयं का लिखा हुआ हमारा, जाहिर है कि ये भी बहुत असुविधाजनक सत्य कहता है, इसलिए इस पर भी चुप्पी रखो। हमने क्या लिखा? हमने लिखा विश्वासघात, हमने लिखे मोहभंग, हमने लिखा कि सांप्रदायिकता। हमारी सांप्रदायिकता का रंग अलग है कश्मीर में, जो आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता है वहां। हमने वो लिखी। हमने लिखा अलगाववाद के चलते जो घृणा फैलाई गई, जो घृणा और नफरत का बारूद के ढेर पर कश्मीर को रखा गया, हमने वो लिखा। हमने आपकी चुप्पी के विरोध में लिखा, अपनी चुप्पी को उगाड़ के रखा। और फिर हमने कहा कि जो हम भी सन्नाटे में आ गए, एकदम देखते रहेगा, तब प्रब थे, मौन हो गए। हमारे एक वरिष्ठ कवि हैं शशि शेखर तोषखानी, उन्होंने लिखा, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, और एक विस्फोट करेगा। आज हमारा मौन फैल चुका है। लोग अचकचा जाते हैं, बचते हैं, कन्नी काटते हैं। आपको गाली फबतियां वगैरह देंगे तो बचने की कोशिश करेंगे, झूठ कहेंगे आपके बारे में, झूठ फैलाएंगे आपके बारे में। अरे जब हम आए कश्मीर से, तुम गायब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गायब थी, समाजवादी पार्टियां गायब थी, जितनी भी पार्टियां हैं सब पार्टियां गायब थी, कम्युनिस्ट पार्टियां गायब थी, वामपंथी गायब थे, सब गायब थे। जैसे मान लीजिए देश से पिकनिक पर चले गए थे कहीं, तो ये एक यथार्थ है। उस समय भाजपा और आरएसएस वाले कश्मीरी कैंपों में आए, राहत दी, और हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, हर कहना चाहिए पीड़ित,
अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका धर्म नहीं देखता, उसका वर्ण नहीं देखता, उसकी राजनीतिक एफिलिएशन नहीं देखता। और जो 70 साल से नेहरूवादी स्वप्न के जीवी थे कश्मीरी पंडित, उनके पास वो लोग नहीं आए। ये भाजपा वाले आए तो वो बिल्कुल एकदम ठट के ठट उधर चले गए, उनको कोई रोक नहीं सकता था। हंस के कार्यालय में कथाकार, वरिष्ठ कथाकार, मेरे प्रिय कथाकार राजेंद्र यादव ने मुझसे यही सवाल एक बार पूछा, यार अग्निशेखर, इन कश्मीरी पंडितों को क्या हो गया, ये भाजपा की झोली में कैसे चले गए? ये मैंने लिखा भी है। मैंने कहा आप जिम्मेदार हैं। कह मैं क्या, कैसे जिम्मेदार हूं? आपको लगता है कि ये 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख जितने भी हैं, ये सब के सब संघी भाजपाई कश्मीरी पंडित, ये सब नेहरू हैं, ये सब प्रोग्रेसिव, ये सब कम्युनिस्ट, ये सब सोशलिस्ट, ये सब मानवतावादी लोग थे। तो इनके लोगों ने जब धोखा दिया तो वो लोग आए तो क्यों नहीं जाते? बोले तुम्हारी बात में दम है। तो जब वो उनका लिया तो उनको डुगडुगड़ी बजाने वालों को मौका दे, देखो जी ये संघी हो। अरे महापंडितों, तुम कहां थे उस समय? तुम होते तो तुम्हारे पास होते, नहीं जाते कोई। कितना ढूंढा आपने दोस्तों को, ये हमारी कविताओं में भी है। तो मेरे मित्रों, ये जो नया साहित्य आया कश्मीरियों का, ये विस्थापन में 300 किताबें छपी हैं 300 साल में। संघर्ष भी किए, जुलूस भी निकाले, जलसे भी किया, हत्याकांड हुए, कैंपों में टीयर गैस छल चले, और हम राशन के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए जुलूस निकालते रहे, पीड़ित होते रहे, और कविता भी लिखते रहे, साहित्य भी रचते रहे, पेंटिंग भी करते रहे, संगीत भी बजाते रहे। और ये सारे, उस सब में एक निर्वासन की चेतना है, इस सारे साहित्य में, संगीत में, कलाओं में, सब में। और ये निर्वासन की चेतना वाला साहित्य जो आपके पास आया, जिसे अंग्रेजी में लिटरेचर इन एग्जाइल कहते हैं, ये एक भारतीय साहित्य, पूरे समूचे भारतीय साहित्य में एक नया आयाम है। अभी भले ही इससे कन्नी काटी जाए, काटते रहिए, कुछ नहीं होगा। भविष्य तुम्हारा नहीं है। तुम हमको मत पढ़ो, हम तुम्हारे लिए नहीं लिखते हैं। हम किसी अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के लिए नहीं गाते हैं, नहीं नृत्य करते हैं, नहीं किसी पुरस्कारों के लिए करते हैं, न विदेशी यात्राओं के लिए करते हैं, न समीक्षाओं के लिए करते हैं, न आलोचनाओं के लिए करते हैं। हम लिखते हैं, रचते हैं, क्योंकि हमारा सत्य है, उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। नहीं पढ़ो हमें, जबकि ऐसी भी बात नहीं है, लोग पढ़ते हैं। नहीं पढ़ो, हमारा पाठक भविष्य में पैदा होगा। भविष्य है मेरा पाठक, भविष्य है मेरा समीक्षक, भविष्य है मेरा प्रशंसक, भविष्य है वो जो हमारा मूल्यांकन करेगा, और तुम्हारा भी करेगा। जबकि ऐसी पूरी कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है हमारी किताबों, पाठ्यक्रमों में रही। दर्दपुर उपन्यास क्षमा कौल का गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, राव यूनिवर्सिटी में, मैसूर में पढ़ाया गया। हमारी कविताएं लगी। संजना कौल का पाषाण युग मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में पढ़ाया गया, कविताएं पढ़ी। जवाहर टनल मेरी जो चर्चित संग्रह है वो रखा गया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक आशा है। टुमारो इज माई एड्रेस, आशा है। और वो क्या 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 किया जा सकता है? आशा ही किए जा सकते हैं, और अपना संघर्ष जारी रख सकते हैं। तो ऐसे में ये जो साहित्य हमारा आया, विस्थापन आप कहते हैं, हम निर्वासन का साहित्य कहते हैं, ये आत्मनिर्वासन की बात नहीं है, ये चुना हुआ निर्वासन नहीं है। जबकि विश्व में जब हम निर्वासन की बात करते हैं तो हमारे आंखों में कई लोग कई आते हैं निर्वासन की। हमारे पास रूस के कवि भी हैं, हमारे पास ब्रॉड्स्की, सोल्जेनित्सिन, कौन कौन नहीं आते हैं हमारे सामने। हमारी ये जो साहित्य है, चूंकि आप में अधिकांश लोग साहित्य से जुड़े, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बोलता गया। ये साहित्य जब आप देखेंगे तो इसकी कड़ियां आपको कहां कहां जुड़ेंगे, भले ही हिंदी जगत के साथ ना जुड़ें, इसकी कड़ी आपको जुड़ेगी
यहूदा, अमीखाई, एमोज, ओज जैसे हिब्रू साहित्य के साथ जहां विस्थापन की चेतना है। इसकी कड़ियां हमारे साहित्य जो हमारा लिखा गया, विपुल साहित्य लिखा गया जिसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी कड़ी आपको अरब की कविता, जो सीरिया की कविता है, जो 1967 में इजराइल के हाथों पराजित होने के बाद जो अवसाद अरब समाज में आया, उससे जो साहित्य उपजा, निज़ार कब्बानी जैसे कवि की चेतना से जुड़ता है। ये महमूद दरवेश फलस्तीनी कविता में जो होमलैंड की चेतना वहां जुड़ता है। ये दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेतों का साहित्य है, जो उसमें रंगभेद, नस्ल भेद, एपार्थीड के खिलाफ जो संघर्ष चेतना है उस साहित्य में, और जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारी बात नहीं की गई, कोई संवेदना नहीं, कोई छूना नहीं, कोई आना नहीं, कोई बोलना नहीं, ये उसके साथ भी जुड़ता, उस भेदभाव के साथ जुड़ता है। जो रंग भेद, जो अपार्थीड है, हमने अपार्थीड देखा है, भोगा है अपनी तरह का। तो इस तरह इसकी कॉल ऑफ रूट से, जैसे ये आप बात करेगा ये साहित्य की 90 से पहले गैदरिंग स्टॉर्म की, उमड़ रहे झंझावात की, आंधी की, उसके बाद उसके प्राकट्य की, उसके बरसने की, उसके बाद एक्सोडस और एक्साइल की, निष्कासन और निर्वासन की, फिर कैंपों की, टेंटों की। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों को ये लग सकता है ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण शायद बात कर, क्योंकि उनको लग सकता है ये इनके लिए बहुत बड़ा ज्यादा सच है। मैं 2 मिसालें देता हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन एक थे जस्टिस रंगनाथन। इन्होंने कश्मीरी निर्वासितों के कैंपों में आकर उनकी जिंदगी देखकर, उनके समूचे इसको देखकर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि कंडीशंस एकिन टू जिनोसाइड के शिकार हैं ये। उन्होंने कहा इनको जिनोसाइड जैसी स्थितियां हैं इनकी। अब उन्होंने कहा जिनोसाइड जैसी, गनीमत है कि इतना तो कहा, जबकि जिनोसाइड ही है। उसके बाद दूसरे ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जस्टिस आनंद। उन्होंने हमारी हालत को, बद से बदतर हालत को शरणार्थी जीवन में आकर के खुद देख करके एक रिपोर्ट दी। उन्होंने तो कहा कि कंडीशंस एकिन टू जेनोसाइड। जस्टिस आनंद ने कहा कि एनिमल एग्जिस्टेंस है, कोट अनकोट, ये तो पशुओं का जीवन जी रहे हैं। कहां जी रहे हैं? स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष भारत में। हमारी बात नहीं हो रही है। हमारे स्वर्गीय कश्मीरी वरिष्ठ कवि मोतीलाल साकी, अगर मेरा फेसबुक पढ़ा हो, आप पढ़ते होंगे, उसमें मैं एक कड़ी चला रहा हूं आज, निर्वासन में कवि, उर्दू के, कश्मीरी के, हिंदी के, अंग्रेजी के, उसमें मोतीलाल साकी आपको मिलेंगे। मोतीलाल साकी ने दहाड़े मार मार कर जब मोहभंग हुए सबके, मैंने कहा कि अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, कोई कम्युनिस्ट था, कोई सोशलिस्ट था, कोई कांग्रेसी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, सबके मोहभंग हो गए। उन्होंने अपनी हालत को देखकर कहा कि हम इस लोकतंत्र के नए अछूत हैं। जब मैंने भेदभाव की बात की, रंगभेद की बात की, तो हमको अपने ही देश में शरणार्थी होना पड़ा, अपने ही देश में शरणार्थी जीवन जीना होता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? ये हुआ, ये सच है। हमने जिया अपने ही देश में। हम कोई अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी नहीं थे, हम बांग्लादेश से आए हुए चकमा रिफ्यूजीज नहीं, शरणार्थी नहीं थे, हम तिब्बत से भागकर आए तिब्बती नहीं थे। हम भारत में, भारत के ही कश्मीर से आए हुए शरणार्थी थे। और इनके साथ आपका ये रवैया, बुद्धिजीवियों का रवैया, लेखकों का ये रवैया, प्रगतिशीलों का ये रवैया, पत्रकारों का, मानवाधिकारों का, सरकारों का, तो इस पर मोतीलाल साकी ने कहा, एक मरसिया लिखा उन्होंने, बहुत मशहूर, बहुत चर्चित है, वो हृदय विदारक मरसिया है। एक जमाने में वो भी प्रगतिशील रहे। कहा कि हम इस लोकतंत्र के नए अछूत हैं। तो वो जो भाव ये इस कविता में मिलेगा,
इस कविता में संघर्ष चेतना है, इस कविता में वापसी की बात है, इस कविता में घर वापसी की, हमने उस संकल्प को जिया, हमने लक्ष्य बनाया जीवन का। निर्वासन में आपका लक्ष्य क्या है? निर्वासित जीवन जीते हुए आपका लक्ष्य होना चाहिए कुछ। एक तो सबसे पहली बात हुई थी देशवासियों को शिक्षित करते जाओ, और मैं स्वयं 30 साल लगाए हैं मैंने। मैं कहां नहीं घूमा हूं, आ से तो हिमालय, कोई भी राज्य बताइए जहां नहीं गए हैं, जहां की यूनिवर्सिटियों में हमने व्याख्यान नहीं, जहां के चौकों पर चौराहों पर हमने नहीं किया है, सब जगह किए। किससे नहीं मिले हैं? मिलते रहे। देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, संसाधन हमारे पास नहीं थे, तब एक मोबाइल नहीं होता था। आज बहुत आसान है संपर्क करना। आज फेसबुक लाइव है और मैं आपसे सैकड़ों हजारों से बात कर रहा हूं। तब 10 को अब 2 या जलसे के लिए जुटाने के लिए हमको उनके घरों में जाना पड़ता था, और 54 यानी 25 पैसे का पानी पीते थे सड़क पर और फिर चले जाते थे। संघर्ष की हम कार्यकर्ता रहे हैं। आप कुछ भी कहिए, आप झूठ बोलिए, कोई बात नहीं है, उसकी हम परवाह नहीं करते। अभी कल ही मेरे एक दोस्त ने कहा फेसबुक पे कि आपको नाम, मैं उसका नाम लेकर ये नहीं करना चाहता, कश्मीर पर एक किताब लिखकर लाल बुजक्कड़ हो गए हैं, दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ के अपने को विशेषज्ञ पता नहीं क्या समझते हैं। एक नैरेटिव विशेष को लेकर के उन्होंने बात की, और 5-10 बार कश्मीर गए, 2-4 घरों के बैठे, खाए पिए, आंकड़े जुटाए, कट पेस्ट करके किताब तैयार की, और अग्निशेखर आंखों में खटकता है। क्योंकि अग्निशेखर का सच वो है जिससे तुम आंख चुराओ। कश्मीर के ऐसे सच हैं जो दबाए गए, छिपाए गए, बताए नहीं गए। जैसे कोई नहीं जानता है शायद, महाराजा हरि सिंह के एडीसी थे, उनके जीवन के अंत तक कैप्टन, वो उनके साथ साथ रहे, आंखों देखा उन्होंने। हाँ, ये कट गया था। उन्होंने लिखा है कि वीपी मेनन 25 अक्टूबर को कश्मीर आए, 47 में भेजे गए, और महाराजा हरि सिंह को विवश किया निकलने, क्योंकि पंडित नेहरू की शर्त थी, उसका राष्ट्र शेख अब्दुल्ला साफ करना की सत्ता उनको सौंपनी थी। झूठ कहा गया उनके बारे में कि क्योंकि माउंट बैटन थे और महाराजा हरि सिंह नहीं मिले थे, क्योंकि माउंट बैटन ये प्रस्ताव लेके आए थे कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ करो, जो महाराजा को मंजूर नहीं था, वो नहीं मिले, और उनका उपहास उड़ाया जाता है महाराज का, वो बीमारी का बहाना बनाए जी, वो उनसे नहीं मिले। ये गढ़े हुए मिथ हैं, बहुत बड़े गढ़े हुए मिथ हैं, ये इतिहास के साथ भी हैं। मसलन कश्मीरियत एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर कश्मीरियत सच होती तो हम विस्थापन में क्यों होते? अगर कश्मीरियत एक मुखौटा नहीं था और उसके पीछे एक सांप्रदायिक और अलगाववादी मन नहीं था, तो लाखों लाख कश्मीरी पंडितों को निकलना बचाया आपको, क्योंकि वे मुखौटे थे, मुखौटे के पीछे कुछ और था। पाब्लो नेरुदा की एक कविता में बचपन में पढ़ी थी कॉलेज के दिमाग में, पर्दे के पीछे कोई और है गद्दारो, यहां पर्दे के पीछे और सच रहा है। जैसे हमारा अभी निर्वासन ही लीजिए, इसके पीछे क्या रखा है, जगमोहन ने निकाला, वस्तुस्थिति कुछ और है। आप नॉमेनक्लेचर, आप स्थान, वहां क्या एक हमारे निकाले जाने के बाद, जिनोसाइड के बाद एक दूसरी प्रोसेस होती है। आप स्वयं इतने विद्वान लोग बैठे हैं, आपने हॉलोकॉस्ट जानते हैं, हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा है, जाना है, साहित्य पढ़ा है। हॉलोकॉस्ट के बाद हमेशा क्या होता है कि डिनायल ऑफ हॉलोकॉस्ट होता है। जिनोसाइड के बाद डिनायल, उसको जुटलाने का क्रम शुरू होता है। जिनोसाइड हुआ ही नहीं, या इस तरह नहीं हुआ जैसे बताया जाता है, ये मनगढ़ंत है, झूठ है, ये डिनाइल की प्रोसेस होती है। उस डिनाइल की प्रोसेस, उस
जुटलाए जाने की प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन वो उनसे जुटलाए बनता नहीं है। उसके बाद एक और प्रोसेस वहां अनलीश की गई कश्मीर में, उसे कहते हैं कल्चरल जेनोसाइड। संस्कृति, हमारे ट्रेसेस, हमारे निशान तक आप मिटा दो, ऐसा लगे ही नहीं कि आप कभी थे यहां, आपका कुछ यहां था, आपका कोई तीर्थ था, आपके इस नाम का कोई नदी थी, वो नाम वाम सब बदल दो। जानकारी के लिए आपको अचंभा होगा शायद बहुतों को, तथाकथित बहुत महान और धर्मनिरपेक्ष नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1975 में जब कश्मीर में फिर से आए, राज संभाला, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था? पहले विधानसभा में बाय लेजिस्लेशन उन्हें 800 कश्मीर के प्राचीन गांवों के नाम बदल दिए, नाम बदल दिए। और मेरी एक कविता में ऐसा है, जब मेरी कविता है मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, उसमें एक पंक्ति है, एक दिन मैं नींद से उठा और मुझे लगा नहीं मैं किसी आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, इतिहास, इसके सब के साथ छेड़छाड़। वो जो मिलान के शब्दों में कहते हैं ना, किसी कौम को नष्ट करना हो, देश को नष्ट करना हो, उसके इतिहास को नष्ट करो, उसके इतिहास को बदलो, ज्ञान को बदलो, नया ज्ञान रखो, नया इतिहास पढ़ाओ, एक भिन्न इतिहास तैयार करो। ये कल्चरल जेनोसाइड है जो कश्मीर में चल रहा है, आज भी चल रहा है। झूठ फैलाया जा रहा है और उस झूठ के समर्थक में डफलीबाज अपने देश की राजधानी में बहुत हैं। तो कल्चरल जेनोसाइड के शिकार हम जब होते हैं तो इसलिए आपके कश्मीर में जो सांस्कृतिक चिन्ह हैं उनको मिटाया जाता है, नाम बदले जाते हैं। आज बदल चुके हैं नाम। शंकराचार्य पर्वत आपका सुलेमान टेंग है। जिस मगध के सम्राट अशोक ने कलहंड अपनी राजतरंगिणी में कहता है कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो महाराज अशोक की बसाई हुई नगरी है, श्रीनगरी। उसके आधे हिस्से का नाम बदलकर उसे शहर खास कर दिया गया है। पूरा धीरे धीरे पूरा बदलेंगे। और ये जो श्री विद्या का केंद्र है, शारिका पर्वत है कश्मीर में, डल झील के किनारे, आपने देखा होगा हारी पर्वत कहते हैं उसको, शारिका हारी में बदलती है कश्मीरी में, उसका नाम कोहे मारान है। आपको दिखेगा ही नहीं यार वो कश्मीर कहां गया। उसके पीछे एक राजनीति चल रही है ना, मिटाओ संस्कृति, मिटाओ भाषा, मिटाओ। किसी तरह से कश्मीरी भाषा जो वैदिक संस्कृत से निकली हुई भाषा है, ये भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के बाद पीएचडी हुए हैं इस पे, और मेरे गुरु डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू ने 20 साल जीवन के लगाकर इसको सिद्ध किया कि ये ऋग्वैदिक भाषा से निकली हुई भाषा है, जिसका अपना प्राकृत अपभ्रंश था, प्राकृत थी। उसके बाद जो हम बोलते हैं ये ऋग्वेद से है। बाकी इस पे प्रभाव फारसी शब्दावलियां तो आती रहती हैं उसमें, कि आज आप अपनी भाषा कितनी शुद्ध बोलते हैं, उसमें अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, लेकिन मूल स्ट्रक्चर आपकी। लेकिन वहां कोशिश ये है कि इसको उससे छोड़ करके आप उसको जोड़ो सेंट्रल एशिया के साथ। ये मध्य एशिया में ना, वो जो गिलगित अस्टोर के साइड में, बल्तिस्तान साइड में शिन्या भाषा है, तो ये उससे निकली है, दार्दिक। और ये भूल हो गई सर जॉर्ज ग्रियर्सन से, जिन्हें भारतीय भाषा सर्वेक्षण इतने खंडों में लिखा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें उन्हें कश्मीर के बारे में ये भ्रांत धारणा लिखी। मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के लिखी, उनके अध्ययन की सीमाएं रही होंगी। कश्मीरी पे आपको कश्मीरी तो जाननी है, उसको आपको पाली भी आनी चाहिए, आपको प्राकृत का ज्ञान होना चाहिए, आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, आपको वैदिक भाषा का ज्ञान होना, आपको पैशाची का ज्ञान होना चाहिए, आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये अंग्रेजी की 2, 4, 5 किताबें पढ़ के इधर से उधर उधर करने ऐसे होता है। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन को चैलेंज करने वाले मेरे गुरु डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू थे, उन्होंने 20 साल का परिश्रम करके ये सिद्ध किया कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास जो है ऋग्वेद की भाषा से हुआ है।
जो आज तक कोई चुनौती उसको नहीं दे सका है। जैसे कि बंगाल से महान भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चाटुर्या ने सर जॉर्ज ग्रियर्सन को चैलेंज किया था, वैसे ही टी एन गंजू ने किया। लेकिन मैं इसलिए कहा यह विषयांतर न हो क्योंकि वहां एक कोशिश है कश्मीर में भाषा को, ये संबंध जो उसके वैदिक संबंध है, भारतीय संबंध, उनको काटो, ये बोलो कि उसका कोई संबंध नहीं है। यह हमेशा एक अलग देश रहा है, कि अलग संस्कृति रही है, कोई लेना देना उसका नहीं है। और उसकी एक पैरोकार हम सब जानते हैं उसको, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली बुकर प्राइज विजेता महान 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 विदुषी, अन्यतम विदुषी कश्मीर की अरुंधति राय भी है। कश्मीर हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ इंडिया, कल्चरल इंडिया। कश्मीर की संस्कृति का कोई भारत के साथ कोई संबंध। अब क्या कहेंगे, तरस ही खाओगे रात में, तरस खाएंगे आपकी। लेकिन इसको अल्प ज्ञान नहीं है, वो हमारी बात को झूठ कहती है। अब उस महान 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 विद्वान विदुषी को क्या कहे, तो क्या जानती है कश्मीर के बारे में, कश्मीर की परंपरा के बारे में, कश्मीर के डीएनए के बारे में। 10 किताबें पढ़कर और 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार कश्मीर जाकर वहां घूमने से कश्मीर नहीं जाना जा सकता है, कश्मीर की अंतरात्मा नहीं जानी जा सकती है। तुमको उसका पुराख्यान मालूम होना चाहिए, और पुराख्यान कश्मीर की क्या क्या है, आख्यान क्या है। कश्मीर लाखों वर्ष पहले एक सती सर था, सती झील थी, सती देश था, सती उमा के नाम पर। ये उमा कौन थी? सेंट्रल एशिया की कोई देवी थी? उमा भारत की एक देवी है ना, हमारी संस्कृति, हमारी मनीषा, हमारी परंपरा की एक देवी है। यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, जो देवी उमा है वही कश्मीरा है। और उसी सती देवी के नाम पर वो जो झील थी वहां, उसका नाम था सती सर, और इसलिए उसके तटों पर रहने वाले लोग थे सती देश के लोग। ये पुराण है, ये आख्यान है कश्मीर का। नाग रहते थे, इसलिए नाग संस्कृति रही है कश्मीर में, और नागों के इष्ट शिव थे। और कश्मीर शिव की भूमि कही जाती है, सारा शिव दर्शन कश्मीर ने दिया है। चाहे उसे प्रतिविज्ञा दर्शन कहिए, उसे माहेश्वरी दर्शन कहिए, उसे त्रिक दर्शन कहिए, उसे जो भी आपने कहना है, ये कश्मीर ने दिया ना शिव दर्शन। ये वसुगुप्त, आचार्य वसुगुप्त ने जो शिव सूत्र दिए, वहां से जो चल के लंबी यात्रा आज तक है, वो नाग संस्कृति के बाद थी। नाग संस्कृति के बाद शैव दर्शन आया, फिर वैष्णव दर्शन आया, वैष्णव विमर्श चला, बौद्ध दर्शन आया उसके बाद, नाग संस्कृति के बाद और शैव के दरमियान। और आपकी चौथी जो विश्व सभा, जो बौद्ध सभा हुई, वो कश्मीर में हुई। जो लोग कश्मीर गए हों और जिनको जो आज मुगल गार्डन के नाम से बाग जाने जाते हैं, डल झील के इर्द गिर्द, उस डल का प्राचीन नाम सुरेश्वरी है। ये प्राचीन सुरेश्वरी तीर्थ था। ठीक है, डल है, उसके इर्द गिर्द जो मुगल गार्डन्स है, बाग हैं, उनमें एक हारवन आप अगर गए हो तो वही वो स्थान है जहां चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के जमाने में हुई थी। और वही ये महायान की शाखा प्रस्फुटित हुई, और वही उनकी अध्यक्षता रही। और वहीं से कश्मीरी भिक्षु, जो कश्मीरी पंडित थे, भिक्षु बने, महायान लेकर के मध्य एशिया गए, चीन गए, तिब्बत गए, और तिब्बत के रास्ते से आपके दक्षिण एशिया तक। और कुछ लोग कहते हैं कि जो कोरिया से जाते हुए, उसमें भी कश्मीरी आचार्यों का, उन भिक्षुकों का हाथ है। और 1000 साल तक कश्मीर में बौद्ध दर्शन रहा। आज भी कुछ कश्मीरी मुसलमानों के सरनेम बौद्ध हैं, बोधा बोलते हैं उनके। मटन अनंतनाग में कई लोग हैं, गुलाम रसूल बोधा, फारूक अहमद बोधा। स्वयं मेरी बुआ
और उनके बुआ के लड़के, उनका सरनेम बोधा है। यह स्मृति है 1000 साल तक बुद्ध धर्म रहा कश्मीर में। और बुद्ध धर्म के चलते जितना ये लोग आए, फाइयान ह्यूनसांग वगैरह आए, इन्हें अध्ययन किया, कश्मीर में आते थे, क्योंकि वहां शारदा पीठ एक विश्वविद्यालय था, जैसे नालंदा, तक्षशिला, ऐसे ही शारदा पीठ थी। शारदा चूंकि एक सरस्वती हैं, उनका कश्मीरी रूप है। और आज भी आप विश्व में कहते हैं कि नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, कश्मीर की वासिनी शारदा है। अगर कश्मीरी है तो आप जो शेष हिंदुस्तान के लोगों, आप उसको क्यों मानते हो, पूछते हो? वो तो कश्मीर की है ना, कश्मीर अलग है। अगर ये मान के चले, आप कश्यप ऋषि को क्यों मानते हो 7 ऋषियों में? वो तो कश्मीर से थे, कश्मीर तो बसाया कश्यप ऋषि ने। आप नदी देवी, सती देवी नदी भूतवा कश्मीर आयाम विनिर्गता। अब वितस्ता जो हमारी नदी है कश्मीर की, वो 7 सिंधुओं की एक नदी है, उसको क्यों मानते हो? ये अरुंधति रॉय, ये वितस्ता क्या किसी इराक की नदी है? तो भाषा, पुराख्यान, तो वो सतीसर का पानी, उसकी निकासी करके वहाँ जो जलोद्भव नाम, इसमें विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जलोद्भव का वध हुआ। इस पे हालांकि मेरा काव्य है, काल वृक्ष की छाया में सतीसर नाम से 36 कविताओं की एक श्रृंखला है, पढ़िएगा रुचि हो तो। आख्यान के रूप में उसमें आपको खाली व्याख्यान नहीं, वर्तमान भी दिखेगा उसमें। तो वो पानी का जो निकास किया गया, जो नई भूमि निकली कश्यप के नाम पर, कश्मीर कहलाई। और कश्यप सप्तऋषियों में है, और कश्मीरा देवी भी है वहां। कहते हैं कश्मीर का संस्कृत कोई संबंध कश्मीर भारत के साथ नहीं था। अरे तो भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक महान स्रोत रहा है कश्मीर। कश्मीर ने संसार को काव्य शास्त्र दिया है। ये जितने भी संप्रदाय हमारे पास हैं, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य वगैरह, आप एक का नाम लीजिए जिसके जो आचार्य हैं, अधिकांश आचार्य जिससे कश्मीरी आचार्य नहीं है। ये भामा, लल्लट, कैयट, मम्मट, दंडी, भामा वगैरह, क्षेमेंद्र, कौन हमारे पूर्वज थे ना। अगर तुमसे पूछता हूं, अगर कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था सांस्कृतिक स्तर पर भी, तो जिसे तुम इंडियन पोइटिक्स कहती हो, जिसे हम भारतीय काव्यशास्त्र कहते हैं, वो कश्मीरी है। उसको कश्मीरी काव्यशास्त्र क्यों नहीं कहते? भारतीय है ना वो। भारत और कश्मीर में कोई अंतर तो था नहीं, हमारा ही है ना। जैसे उज्जैन, जैसे दक्षिण, जैसे काशी, जैसे हरिद्वार, वैसे कश्मीर। और संस्कृतियों का आना जाना ये तो चलता रहा है कश्मीर में। और इस कारण से वो जो ट्रेंड वहां है कि इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको कहो कि ये नहीं है, हमारा नहीं है, उससे जो वो जो सांस्कृतिक एलिनेशन और सांस्कृतिक संहार की जो राजनीति थी, उसका वर्तमान में जहाद ने ले लिया। उसको एक बहाना मिला, जनमत संग्रह नहीं कराने दिया जी हमको। इसमें जी अब देखिए झूठ, संधि पत्र के हमने शर्तों पे विलय किया, शर्तें थी जो बताई गई थी, कोई शर्त नहीं थी। ये सब झूठ है, निराधार है, कहीं भी साबित करिए, कोई शर्त नहीं थी। लेकिन एक वर्ग विशेष था जो इस झूठ को प्रचारित करता था, उसका निहित स्वार्थ था, भारत सरकारों का निहित स्वार्थ था। मैंने कहा ना शुरू में, उसने अलगाववाद को पोषित किया है, उसने कभी सीधे इसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया है, आज भी नहीं करते। तो इसलिए मेरे मित्रों, ये जो कहानी झूठ की एक राजनीति रही है। अब जो आख्यान की मैं बात कर रहा हूं, आख्यान को लेकर के भी झूठ फैलाए जा रहे हैं।
जबकि है कि इतिहास लेखन में आप आख्यान नहीं लेते, आप जो अनकन्वेंशनल स्रोत हैं इतिहास के उनको नहीं लेते। आप पांडुलिपि देखेंगे, आप भवन देखेंगे, आप तरह तरह के जो संदर्भ आपको चाहिए वो लिखेंगे, उसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, वहां क्या है, मूर्ति कहां मिली, ये कहां मिला, शिल्प क्या है वगैरह। आप लोक मान्यताएं उनका विश्लेषण करके उसमें छिपा इतिहास भी छिपा होता है। मैं स्वयं लोक साहित्य और कश्मीरी लोक वार्ता का विद्यार्थी हूं, मैंने काम किया है। मुझे कोई लाल बुझक्कड़ एक छोटी सी मोटी सी किताब लिखकर क्या समझाएगा। मैंने 10 वर्ष कश्मीर के गांव गांव घूमकर लगभग 3000 कश्मीरी कहावतें जमा की हैं, मुहावरे जमा किए हैं। मैंने कश्मीर के कोसनों पे काम किया है, मैंने कश्मीर के लोक विश्वासों पे काम किया है, मैंने कश्मीर की कस्मों में, समाज जीवन में जो कस्में सौगंध होते हैं उनके समाजशास्त्र पे काम किया है। मैंने कहावतों को एनालाइज करके उनके माध्यम से बहुत काम किया था कश्मीर में, छूट गया, नष्ट हो गया। आप 10 किताबें इधर उधर से पढ़ के हिंदी वालों को डरा करके हर अध्याय के नीचे 10, 15, 20, 40 संदर्भ देकर डराओगे और कहोगे हम कश्मीर के विशेष नहीं है, तुम किसी खाम। मेरे एक प्रकाशक दोस्त ने कश्मीर से, दिल्ली से मुझसे कहा अग्निशेखर जी आपको पता है कश्मीर बिकता है, कश्मीर को बेचने वालों की पौध उग गई है। एक प्रकाशक ने कहा कि पिछले 30 साल में हमारे निर्वासन के बाद से 90 के दशक के बाद आज तक 3500 से ज्यादा किताबें कश्मीर पर छपी और बिकी और खत्म हुई हैं। 3500 से अधिक पुस्तकें कश्मीर पर। अब ये 3500 तो लेखक हुए ना, ये सभी प्रामाणिक हैं क्या? इन्होंने कहा क्या किया? इन्होंने अध्ययन किया, कश्मीर गए भी होंगे, उसकी किताब लिखी पढ़ी, इसकी पढ़ी, उसकी पढ़ी, इसका सुना, उसका सुना, लिख दिया, बेचा, बेच रहा। 3500 लोग विशेषज्ञ हैं कश्मीर के। मैंने जब कन्फ्रंट किया उस उक्त लेखक को, नाम लेना ही नहीं मैं चाहता, उसने अपना अशोक कुमार का पांडे नामा लिखा है। वो कश्मीर नामा नहीं है, वो पांडे नामा है। आप पाखी के अंक में देखिए, पाखी फेस्टिवल हुआ था, अपूर्व जोशी से पूछिए, वहां सूरी बालाजी थी, वहां ऐश्वर्या ये अपनी रॉय थी, जयश्री रॉय थी कथाकार, वहां कई लोग थे, वहां मनीषा कुलश्रेष्ठ थी, कई लोग थे। उनके सामने की बात है जब मेरी मुठभेड़ हुई उस लेखक से, वो बौखलाया और वो चिलपों का बात ही ना, टोका टोकी करते रहा और दुनिया में फैलाया। मैंने अग्निशेखर को धूल चटा दी मुझे धूल चटा दी, क्योंकि तुम लाल बुझक्कड़ हो और तुमने 10 किताबें पढ़ी हैं और 100 उद्धरण देके तुम मुझे, और मुझे हैरानी है, मुझे आश्चर्य है, वरिष्ठ आलोचक हमारे हैं समय के, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उन्होंने उस किताब पे लिखा है कश्मीर पर मुकम्मल पुस्तक। लेखक पर तो मैं दया कर सकता हूं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का ये लिखना, प्रमाण करना, क्योंकि शायद एक नैरेटिव को सूट करती है वो पुस्तक। पूर्वाग्रह और दुराग्रह से भरा एक नैरेटिव है। करना है कि कश्मीर में अलगाववाद के पीछे की राजनीति को पुष्ट करना है, उनको करना कि अन्याय हुआ है उनके साथ, भारत सरकार ने ये किया, भारत सरकार ने वो किया, वगैरह किया। तो इसलिए उन नैरेटिव्स में 4-5 नैरेटिव्स हैं कश्मीर में आज। हमारे समय में 3 थे, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं।
कश्मीर में आजादी चाहिए, न हमको पाकिस्तान चाहिए न हिंदुस्तान चाहिए, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। इसका आतंकवादी चेहरा जो है वो है संस्था है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और आतंकवादी चेहरा था पाकिस्तान में अमानुल्लाह खान और कश्मीर में यासीन मलिक जो आज जेल में है। दूसरा नैरेटिव, दूसरा विमर्श खड़ा था, कश्मीर का अंग बनना चाहिए क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थियरी, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक है इसलिए उसको पाकिस्तान में जाना चाहिए, सीधी सी बात है। उसका आतंकवादी चेहरा, उसका संगठन है हुर्रियत, और उसका चेहरा सैयद गिलानी, अली शाह गिलानी, और अली शाह गिलानी ही कहते रहे हैं और रिकॉर्ड पे है, देखिएगा, जो कश्मीर में चला 30 साल वितंडावाद, उसको वो कैसे परिभाषित करते हैं, कहते हैं ये इस्लाम, आज़ादी बराए इस्लाम है, ये इस्लाम के लिए आज़ादी है, सीधी सी बात है। यहां क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, यहां मुस्लिम राष्ट्र बनेगा और आपके लिए कोई स्थान नहीं है यहां। ये एक दूसरी धारा है, दूसरा नैरेटिव। तीसरा एक नैरेटिव जो राज्य करता रहा कश्मीर पर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और सब तक, वो तीसरा था लगभग न पाकिस्तान चाहिए न हिंदुस्तान ही पूरी तरह से चाहिए, बीच का रास्ता, हमको स्वायत्तता चाहिए, यानी जो लगभग आज़ादी हो, लगभग पाकिस्तान ही हो, लगभग हिंदुस्तान ही कहा जा सके। इस तरह एक लगभगवाद चलाया गया। इन तीन विमर्शों के अंतर्गत आप देखिए आजकल के जो विमर्श नए बने हैं उनमें यह है कि ये जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये होमलैंड की बात कर रहे हैं, वापस आएंगे, इनको किसने रोका है? ये तो हमारे अंग हैं, कश्मीरियत के हिस्सा हैं, आए अपने अपने घरों में आए। अब आप में से कितने लोगों को पता है वो अपने अपने घर कहाँ हैं? वहां वो तो जला डाले गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, लूटे गए हैं या बेच डाले गए हैं मजबूरी में। दूसरा है कि ये लोग अपना रोना धोना रोते हैं, क्या हम नहीं मरे? यार, जो लड़ते हुए मरता है उसका एक उद्देश्य होता है, जिसको निर्दोष को तुम मारते हो उसका कोई दोष नहीं था मरने, उसको क्यों मारा? इनको जी जगमोहन ने निकाला, ये भी एक नैरेटिव है उसके अंतर्गत। तो ऐसे में कई नैरेटिव्स में काम करते हैं, और इस नैरेटिव में जो हमारे लेखक, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, ये भी बटे हुए हैं नैरेटिव में। और इसी नैरेटिव में, इसी एक नैरेटिव को पुष्ट करता हुआ कोई लिख सकता है, कह सकता है, बात सकता है। आज़ादी है व्यक्ति की, कहने की आज़ादी, कहिए, कहते रहिए, बोलते सच सच है। लेकिन हम सच कहें तो धावन मारे, सांच कहूं तो धावन मारे, मुझ पे तो पिल पड़ोगे, डट जाओगे, क्योंकि मेरा सच आपको सूट नहीं करेगा। वो आपकी सोची हुई, सादी हुई दुनिया को खलबली पैदा करता है। परिभाषाएं आपकी बदलती हैं, क्योंकि देखिए, जब आप सांप्रदायिकता की बात करते हो, हिंदी पट्टी में जब कहते हो तो हिंदू सांप्रदायिकता की बात करते हैं। क्या कोई मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करता है? क्या कोई सिख सांप्रदायिकता की बात करता है? नहीं। क्या कोई ये मानकर चलता है कि एक रिवर्स माइनॉरिटी भी होती है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई मेजॉरिटी हैं और वहां का हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है ये माइनॉरिटी है? नहीं। वहां अग्निशेखर मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी हिंदू इंडिया का हिस्सा माना जाता है, इसलिए आपके यहां अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं को, जम्मू के हिंदुओं को, डोगरों को, लद्दाख करने से पहले तक यहाँ के सिखों को, यहाँ के बौद्धों को, यहाँ के क्रिश्चियंस को धार्मिक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया। कहा गया कि ये हिंदू इंडिया के हिस्से हैं, माइनॉरिटी भी, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हैं। दोनों लड्डू खाते रहिए आप।
तो ये जो फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट एक जो नया आया है रिवर्स माइनॉरिटी का, ये नई चीज है ना। अब जो हमारी कविता है, हमारा बात है, ये रिवर्स माइनॉरिटी की बात है, ये आपको गड़बड़ा करती है, आपका समीकरण गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आप मान बैठे हैं, आपके पास फार्मूला है कि सांप्रदायिकता किसको कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष किसको कह सकते हैं, ये फार्मूलेबाजी है और फैशन है। बाहर नास्तिक बने फिरिए खूब, घर में पूजा पाठी हैं आप। ये जो पाखंड और शब्द पाखंड है, इसके शिकार हम हैं। तो इस तरह से मेरे मित्रों, कश्मीर की जब आप बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा कश्मीर ने दी है ना, कल्हण ने इतिहास दिया है, और 5000 साल का लिखित इतिहास है आपके पास संस्कृत में। और उसने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो उसने कई अपने से कई पूर्वज इतिहासकारों का उल्लेख किया, उसमें उनकी कृतियों का उल्लेख किया है। यानी परंपरा तब भी थी, उनसे पहले भी थी। कल्हण 12वीं शताब्दी में हुए, इतिहास लिखा उन्हें। उसमें आप कन्नौज की बात देखेंगे, रेस्ट ऑफ इंडिया की बात देखेंगे, वो ऐसा नहीं है कि कश्मीर तक ही सीमित है संबंधों की दृष्टि से। उसके बाद 200-250 साल के बाद जौनराज इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा जौनराज तरंगी। उसके बाद श्रीवर इतिहासकार हुए, उसके बाद शुक इतिहासकार, उसके बाद प्राज्यभट्ट इतिहासकार हुए, और उसके बाद फारसी इतिहासकार आए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, नहीं है, थी। कश्मीर है ना आपके पास। तो इतिहास, दर्शन, मैंने कहा आपका दर्शन के क्षेत्र में कश्मीर ने शैव दर्शन दिया। क्या वो कश्मीर तक ही सीमित है? क्या शिव कश्मीर तक ही सीमित है? ये जो वीर शैव दक्षिण में है, इसका कोई संबंध है ना कश्मीर के शैव दर्शन के साथ? वहां जो वचन विधा की प्रवृत्ति चली है अक्का महादेवी के समय में, बसवेश्वर, भगवान बसवेश्वर के समय में, जानते हैं उसमें एक शरणी बोलते हैं उनको। उन वीर शैव की शरणियों में एक बोंथा देवी थी, कवयित्री थी, वो कश्मीरी थी, कश्मीर से वहां गई थी। जानते हैं बिल्हन, महाकवि बिल्हन, विक्रमांक देव चरित के महाकवि, कश्मीर में खोनमुह गांव है, जो पुलवामा तो आप जानते हैं दुर्भाग्य से बम विस्फोट की वजह से, उसी पुलवामा क्षेत्र में गांव है खोनमुह। संस्कृत में था नाम खोनमूशा। उस खोनमू का महाकवि बिल्हन कश्मीर से चलकर पूरा कर्नाटक जाता है, फिर राजकवि हो जाता है, फिर विक्रमांक देव चरितम लिखता है। इसी कश्मीर से चलकर शारंग देव संगीतकार, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार कर्नाटक पहुंचते हैं, और फिर वहां भारतीय संगीत शास्त्र का आधार ग्रंथ है एक संगीत रत्नाकर, वो लिखते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य वहां आपकी कालड़ी कांची कामाकोटी से चलकर कश्मीर आते हैं। उनके नाम पे तो गोपाद्री पहाड़ जो है, जिसका नाम आज शंकराचार्य से सुलेमान कहा जाता है, सुलेमान पहाड़ किया गया है, उसका नाम शंकराचार्य है उसकी स्मृति में। और वो शंकराचार्य आज के पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा तीर्थ पे जाते हैं, वहां से चंदन की शारदा मूर्ति, उसका विग्रह उठा करके दक्षिण में उडुपी श्रृंगेरी में स्थापित करते हैं शारदा। और इस तरह कई प्रमाण में दे सकता हूं, कई चीजें आ सकती है मेरे दिमाग में ये संबंध जतलाने के लिए। कश्मीर का पूरा इतिहास अगर आप देखें ना, आख्यान से शुरू करें तो श्री कृष्ण के कश्मीर आने से शुरू होता है। कश्मीर की साम्राज्ञी उस वक्त की जो विधवा हुई थी, उनका गोनंद राजा मारा गया था, तो भगवान कृष्ण के हाथों ही मारे गए थे। उसने उनकी पत्नी महारानी जो उनकी थी यशोमती को सिंहासन पर आरूढ़ करना चाहिए, इसके लिए वो राज्याभिषेक करने के कृष्ण स्वयं आए थे। ये एक संदर्भ, वहां से मैं ज्यादा नहीं फैलाऊंगा। रामायण काल के संदर्भ हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली लोक मान्यताएं हैं। आप श्रीलंका में जो महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता लिखी है, उसमें जिस शक्ति की वे पूजा करते हैं, वो कश्मीर की खीर भवानी में, जो अगर तुलमला गए हों, खीर भवानी की महारागी हैं, और वो महारागी श्रीलंका से कश्मीर आई हैं। उनका प्रादुर्भाव है, उनका महात्म्य है।
महात्मा ये कहता है कि राम रावण युद्ध के रूप में, जब निराला जी खुद कहते हैं ना, रावण रथी विरथी रघुवीरा, जब वो असहाय हो जाते हैं तो शक्ति की उपासना करते हैं और उसके बाद जब प्रसन्न हो जाती हैं श्यामा, तो उसको हनुमान के साथ कश्मीर भेजती हैं और जहां स्थापित है उसी का नाम है खीर भवानी। और क्यों भेजा था कश्मीर ही? यानी वो जानते थे अगर आख्यानों में ही चले जाएं, हम महात्म्यों में ही चले जाएं, तो महात्म्य के अध्ययन करते हुए हम जो देखें तो उसमें एक सांस्कृतिक निरंतरता होती है, इतिहास की निरंतरता होती है, आस्था की निरंतरता होती है, सभ्यता की निरंतरता, विश्वासों और परंपराओं की निरंतरताएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी परंपराएं सिर पे ढोकर हम चलते रहें। कहते हैं ना, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, जो कुछ प्राचीन है वो सब कुछ सिर पर ढोने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन जो कुछ भी नया है उसको आंख मूंद कर भी स्वीकार नहीं करना होता, ये हमारी परंपरा है। तो इसलिए जो आख्यानों का अध्ययन अगर आप करें, हमने कहाँ किया अध्ययन? हमने इतिहास को के लिए आख्यान नहीं लिए, आपने शिलालेख नहीं लिए, हमने क्या नहीं लिए, बहुत बहुत से। तो मैं ये कह रहा था कि रामायण के संबंध है, देवी देवताओं के कश्मीर, और कश्मीर का एक एक गांव, एक एक पर्वत शिखर, एक एक सरोवर, एक एक ताल, उसका अपना एक आख्यान है। और वो आख्यान कोई सेंट्रल एशिया का नहीं है, वो चीन का आख्यान नहीं है, वो साइबेरिया और जापान और किसी अन्य देश का नहीं है, फ्रांस का नहीं है, उसी भारतवर्ष का आख्यान है। और इसलिए मेरे मित्रों, आख्यान से हम होते हुए यहाँ तक आए, तो मुझे लगता है मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल गया, और आपने मुझे प्यार से सुना, ध्यान से सुना। और लेखन को लेकर के मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा, एक बार ये असंभव साहित्य सा है। इसमें हो सकता है कि ये जो निर्वासन का साहित्य है, इसमें ये हो सकता है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, विवरण इसमें है, क्योंकि वो ज़रूरी है उस समय का, वो ऐतिहासिकता है उसकी, ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय है। लेकिन ये असंभव था लिखना। क्यों? आपने थियोडोर ओडोर्नो, जो बहुत बड़े जर्मन, क्या लिखा है? उन्हें कहा कि ऑशविट्स के बाद कविता लिखना असंभव है। हॉलोकॉस्ट हुआ, उस ऑशविट्स के बाद नहीं किया जा सकता। क्या कविता लिखेगा कोई? आप आर्मीनिया का जेनोसाइड देखिए, क्या लिखेगा कविता? और इसी तरह जब हमने कश्मीर में अपना जेनोसाइड देखा, झूठ देखा, अनदेखी देखी, अत्याचार, नरसंहार, लूट पाट, हत्याएं, ये सब, और फिर निकाल बाहर कर दिया जाना घरों से, खेतों से, सब, मित्रों से, संबंधियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, गलियों से, मोहल्लों से बाहर कर दिया जाना। क्या लिखेगा कविता कोई? जैसे ऑशविट्स के बाद कविता नहीं लिखना असंभव था, वैसे हमारे लिए भी था। लेकिन लिखने के बिना रहा भी नहीं जा सकता था। जब हमारे बारे में कोई लिख ही नहीं रहा, कहे ना हम लोग खुद ही लिखना है ना, तो इसलिए इस लिखे को इस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और ये भारतीय साहित्य में एक नया आयाम है। कई जगहों पे पीएचडी हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी के कई लोगों ने नहीं लिखा है, हिंदी में कई लोगों ने लिखा है जो कश्मीरी नहीं है, लिखी है। जैसे हमारे उपन्यासों की कड़ी में आप देखिए तो सबसे पहला उपन्यास आपके पास आएगा संजना कौल का पाषाण युग, इस आतंकवाद और जिहाद को लेकर के। उसके बाद आपके पास आएगा चंद्रकांता जी का बृहद उपन्यास कथा सतीसर, जो 1930-31 से लेकर के 2010 तक का कथानक लिए हुए चलता है, और अंत में आकर आतंकवाद। आपको दर्दपुर पढ़ा हुआ होगा, दर्दपुर जैसा उपन्यास, सीधी और सटीक और दो टूक बात करने वाला, कश्मीर में हुआ क्या। ये ज्ञानपीठ से छपा और बहुत चला, बहुत चर्चित हुआ। पहला संस्करण आया, बहुत चला, दूसरा संस्करण आया, बहुत चला,
देश में 51 जगहों पे इसकी चर्चाएं हुई, लेकिन फिर चौंक गए जो हमारी बात को देना चाहते हैं, मानने नहीं देना चाहते हैं, जानने नहीं देना चाहते हैं। उन लोगों ने ज्ञानपीठ जाकर तत्कालीन निदेशक से इस पर रोक लगा दी। अघोषित प्रतिबंध आया दर्दपुर पर। 14 वर्ष तक ये ठंडे, और जबकि इसकी इतनी डिमांड और इतनी मांग आज भी है, इसका तीसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से नहीं आने दिया गया। एक राजनीति चली। फिर ये अमेजोन पे गया, फिर वो हमारे मित्र हैं अरुण चंद्र रॉय, उसने अपने ज्योति पर उसे छापा। अब भूल सुधार करके जो नए निदेशक आए हैं, इन्होंने नए सिरे से उस पुस्तक मेला में छापा है धरतपुर को। इस पे कई इसके अनुवाद हैं, कई अनुवाद हो रहे हैं। लेकिन ये तो हमने लिखना ही था, हमने लिखना ही लिखना था। एक बार मुझे लगता है कि वहाँ राजनीतिक संगोष्ठी थी, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ नावर जी भी थे और कई लोग थे वहाँ, मंगलेश जी भी थे, मंगलेश डबराल, उनका कविता पाठ हुआ। तो ठीक है, कोई सभा में से उठा, वो मैं तो उसको जानता नहीं, मुझे पता नहीं कौन उठा, लेकिन मुझे फोन पे बताया गया। एक दर्शक उठे, उसने कहा, मंगलेश जी या कोई जी, आपने तो गुजरात पर लिखा, बहुत लिखा, अच्छा किया आपने लिखा, कश्मीर पर भी कुछ लिखा, क्या एक कविता सुना दीजिए। वहां हो हल्ला हो गया, यहां तक कि नावर जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, डांटना पड़ा। यार बात कर रहे हैं, कैसे हिम्मत कर सकते हो? क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना, हम अछूत हैं, इस लोकतंत्र के नए अछूत हैं। किसी अछूत की बात आप कर रहे हो? तो ऐसे में हम देखते हैं कि मनीषा कुलश्रेष्ठ ने शिगाफ लिखा, और भी कई मित्रों ने लिखा। जयश्री रॉय ने उपन्यास लिखा, इकबाल, और वो चिनार, सूखते चिनार, उन्होंने लिखा। हमारी मित्र ने कई कहानियां आई, उन्होंने लिखा। जितना उन्होंने जाना, जितना उन्होंने पहचाना, जितना वो गए भी, कश्मीर गए, वहां घूमे फिरे, आंकड़े जुटाए, देखा, पढ़ा, देखा, उसके बाद लिखा। ये भी एक आयाम है निर्वासन के साहित्य का कि जो गैर कश्मीरियों ने लिखा, वो भी है, उसका अलग मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए इसके साथ साथ। सॉरी, ये कट गया। मुझे लगता है कि मुझे बात से बात करनी चाहिए, और इस उक्ति के साथ, सच इतना ज़्यादा सच है, जैसे इयोजेनियो मोंताले हुए हैं, इतालवी विचारक। उन्होंने कहा है कि पुश्किन और दोस्तोयेव्स्की की जब हम बात करते हैं, उनके यहाँ सच इतना ज़्यादा सच है कि वो झूठ लगने, लेकिन जब हम उसको पहचान पाते हैं, छू पाते हैं, तो हम अचंभित हो जाते हैं, तो चमत्कार जैसा होता है। तो हमारा सच भी ऐसे ही झूठ लगने वाला सच है, बहुत ज़्यादा ही झूठ है। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, आपने मुझे धैर्य से सुना,
और मैं स्वागत करता हूं। अगर कोई मित्र कुछ जोड़ना चाहे, कुछ मुझसे जानना चाहे, कुछ पूछना चाहे, मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा विनम्रता के साथ उत्तर देने की। पूनम तिवारी जी ने पूछा है कि अपने उपन्यास से छोटा सा ये पूनम जी, मैंने उपन्यास नहीं लिखा है, ये उपन्यास क्षमा जी का है। मैंने कविता, मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, खेद है मुझे, मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। तो मैं आपको मुझे लगता है कि हाँ, वंदना वाजपेयी, बहुत बहुत अच्छा लगता सर आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपकी जानकारी, आपके लिए बहुत आभारी है। ठीक, तो मैं आपको एक छोटी हूँ जो एक दर्द के आयाम का आपको खुले देगा कि देखिए, हमारा संघर्ष केवल जीवितों का संघर्ष नहीं है, जीवितों के लिए संघर्ष नहीं है, पीढ़ियों के लिए है, भविष्य के लिए है कश्मीर का संघर्ष हमारा। और जो 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 हमारे लोग विस्थापन में मरे, निर्वासन में मरे, उनकी अंतिम इच्छा यही होती थी कश्मीर पहुंचे। तो उनके जो बच्चे हैं तो बहुत जान जोखिम में डालकर कश्मीर ले जाने की कोशिशें करते, और मेरे एक दोस्त ने की। तो मैं वो मुंबई से चल के अपनी अस्थियां पिता की कश्मीर गए। तो मैं वो कविता आपको सुना देता हूँ, उसकी, पूनम तिवारी जी आपके लिए विशेषकर। ये इस कविता से, इस पुस्तक से है, जलता हुआ पुल में पहली ही कविता है। अस्थियों का युद्ध। ये वही अस्थियां मरने के बाद जब हम उसका विसर्जन करते हैं। अस्थियों का युद्ध। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। यह मैंने बारूदी दिनों में चोरी से अपनी मातृभूमि जाकर एक दिन जाना। अस्थियां भी लड़ती हैं युद्ध। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने मुझे सुना, झेला, पसंद किया या नहीं किया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका।